स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां नेपाल के राजनेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड पहुंचा है। उत्तराखंड की यात्रा में पहले दिन नेपाली राजनेताओं ने प्रतिनिधिमंडल दल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उनसे प्रदेश की योजनाओं और केंद्र सरकार के किए जा रहे कार्यों की चर्चा की। वहीं राजधानी देहरादून में जमीनों की धोखाधड़ी के मामलों में इसको लेकर सीएम धामी को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। इसके बाद से सीएम के आदेश पर आज सब रजिस्ट्रार देहरादून रामदत्त मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में सीएम ने कहा कि लंबे समय से शिकायतें आ रही थी कि जमीनों में धोखाधड़ी की जा रही है। वहीं डोईवाला में भविष्य में एरो सिटी बनाए जाने की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। आपको बता दें कि इस मामले में डोईवाला में किसानों ने महापंचायत भी की थी। वहीं सीएम धामी ने इस मामले में बात करते हुए कहा कि अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो पहले किसानों से बात होगी। एरो सिटी का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। जबकि दिल्ली दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की बात पूछी गई तो सीएम धामी ने बताया कि यूसीसी के मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है। यूसीसी पर कमेटी अपना काम कर रही है। जैसे ही ड्राफ्ट सरकार को मिलेगा उसे आगे बढ़ाया जाएगा और यूसीसी को लागू किया जाएगा। एक ये बड़े गिरोह के रूप में और कई जगह पर जो रजिस्ट्री वाले रजिस्टर हैं, उन रजिस्टरों में कई जगह पर शिकायतें आई हैं कि उसके पन्ने बदल दिए गए हैं और जो असली जो उसका मालिक है उसका सारा डिटेल ही उसके अंदर से गायब कर दिया गया है। इसलिए इसमें एसआईटी का गठन किया है, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और मैंने स्वयं जाकर वहां पर देखा है। इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे कि उत्तराखंड के अंदर जो अपना अच्छे तरीके से रहने वाले लोग हैं, जिनकी अपनी जमीनें हैं, अपना पुराना जायदाद है, उस पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, उन पर मन में किसी प्रकार का संदेह न हो, वो निश्चिंत होकर यहाँ रहें, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी और मित्र राष्ट्र नेपाल के एक दल का पूरा एक उनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुंचा है, जो अनेकों जगह पर घूमने के बाद, लोगों से मिलने के बाद उत्तराखंड आया। आज हमसे भी उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि नेपाल और भारत दोनों में बहुत समानताएं हैं। हमारा रहन सहन, हमारी तमाम प्रकार की धार्मिक पद्धतियां हों या अन्य पद्धतियां हों, एक समान है। और उत्तराखंड के अंदर तो बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है जहां की जो भारत नेपाल सीमा जहां मिलती है, वहां पर पूजा पद्धति भी एक जैसी है, रोटी बेटी का संबंध है। तो उस नाते उनकी और हमारी जो भविष्य की चुनौतियां एक समान हैं। इधर के सालों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा है, तो उस प्रतिनिधिमंडल का यह भी मानना है, यह भी हमसे कहना है कि नेपाल को भी आगे बढ़ना चाहिए। हमने कहा है कि नेपाल को आगे क्या आपको लगता है कि आज जरूरत है भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? देखिए, इसको जब इसके लिए कमेटी बनाई थी उस दिन सबसे पहले दिन मैंने कहा था कि हम उत्तराखंड में इसको लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। और उसके पीछे हमने देखिए इस मामले में हमने सभी से कहा है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से एरो सिटी जैसा अभी कोई प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं गया है। और हम कोई भी डेवलपमेंट का काम करेंगे, कोई भी विकास का काम करेंगे, तो उस क्षेत्र के जो किसान हैं, जिनकी भूमि पर वो बनना है या आगे के प्रस्ताव जाने हैं, जब तक उनकी सहमति नहीं होगी हम कोई प्रस्ताव आगे बढ़ाने वाले नहीं है। मैं किसान भाइयों से कहता हूं कि उनको किसी संदेह में, किसी चिंता में आने की आवश्यकता नहीं है। अल्मोड़ा जिले में 1164 मृतक बकायेदारों का 1,56,53,000 और बागेश्वर के 286 मृतक बकायेदारों के 63 लाख का ब्याज माफ किया गया है। सहकारी बैंक अध्यक्ष ललित लटवाल ने कहा कि जिला सहकारी बैंक ने एपेक्स एकमुश्त समाधान योजना के तहत समितियों से कर्ज लेकर मर चुके बकायेदारों का ब्याज माफ किया है। अल्मोड़ा और बागेश्वर में 1450 मृतक बकायेदारों का वही 2.19 लाख रुपए का ब्याज माफ किया गया है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ललित लटवाल ने बताया कि समितियों या सहकारी बैंक से खेती, किसानी और पशुपालन के लिए कर्ज लेने वाले कई किसानों की मौत हो चुकी है। ऐसे में मृतक के परिजनों पर कर्ज सहित ब्याज चुकाने की जिम्मेदारी आ गई थी, जिसे अब माफ कर दिया गया है।
हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने एक ऐसा बहुप्रतीक्षित कार्य किया है जिसका सीधा सीधा फायदा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिलेगा। पहली बार जो उन किसानों ने ऋण लिया था और वो उनकी मृत्यु हो गई और उनके परिवारजन उस ऋण को अदा नहीं कर पा रहे थे, तो उनके 100% ब्याज को माफ करने का काम पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं अगर अपने अल्मोड़ा और बागेश्वर के परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहूं तो हमारे यहाँ पर 1450 किसानों का लगभग 2 करोड़ 19 लाख रुपया जो उनका मूलधन था और उस पे 1 करोड़ 4 लाख रुपया ब्याज की राशि थी, उसको पूरा 100% माफ करने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। अब खबर रामनगर से है, जहां पीएनजी पीजी कॉलेज में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि पर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज के प्रधानाचार्य एमसी पांडे द्वारा किया गया। वहीं महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष अमिता लोनी ने बताया कि ये सामाजिक कार्य बहुत कम होते हैं, जिसके लिए उन्होंने फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया और उन्होंने लोगों को किसमें जागरूक रहने की अपील की। वहीं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 15 यूनिट ब्लड हमने जमा कर लिया है और जो भी छात्र नए सत्र में प्रवेश ले रहे हैं वो इसमें डोनेट के लिए आगे आकर सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना ब्लड डोनेट करें। डोनेशन का बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर रामनगर में हुआ है। जो हमारे हेल्पिंग हैंड के समिति के अध्यक्ष है परवेश भाई जी, इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन किया है और ये बहुत बड़ा एक समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश गया, हमारे युवाओं के लिए संदेश गया है। जो एक हेल्पिंग हैंड के द्वारा ब्लड डोनेशन किया जा रहा है यहाँ पर, ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है। और जो ब्लड जो हमारे यहाँ से डोनेट होके बाहर लोग जिनको ज़रूरत होगी उनके लिए जाएगा, तो ये बहुत बड़ा एक सामाजिक कार्य है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगी, धन्यवाद करूंगी, थैंक यू कहूँगी, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं लेकिन ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की 8वीं बरसी के मौके पर टीम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने डिग्री कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जहाँ के छात्र संघ का हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है। जितने भी नए छात्र नेता अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का हमें सहयोग मिला है। जिस तरह आप पता कर रहे हैं कि किस तरह लोग अभी तक छात्र डोनेट कर चुके हैं, तो अभी तक जैसे स्टूडेंट्स की जागरूकता को देख रहे हैं, लगभग 15 यूनिट अभी तक डोनेट हो चुका है और मात्र ये 35 मिनट का गेम है और अभी उम्मीद है कि 50 से 60 स्टूडेंट्स पहुंचने वाले हैं जल्दी, जो एक डोनेशन को एक बड़े पैमाने पर लेकर जाएंगे और एक यहाँ से एक अच्छा मैसेज देंगे आवाम को कि ताकि ब्लड डोनेट करें और 3 जिंदगी बचाने में अपना सहयोग दें। खबर रामनगर से है, जहां हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर ऐसे डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। इसमें कई युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ब्लड डोनेट किया। आपको बता दें कि फाउंडेशन की अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग लें और ब्लड डोनेट करें, जिसमें आपातकालीन स्थिति में लोगों को ब्लड की सुविधा मिल सके। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन द्वारा यह आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि रामनगर में आज एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस दौरान युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें और रक्तदान शिविर में यहां पर प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि इस दौरान युवा काफी जोश में नजर आए और लोगों ने बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशन शिविर में अपना योगदान दिया।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा द्वारा गढ़वाल के लोगों पर की गई टिप्पणी के मामले में आपको बता दें कि अशोभनीय टिप्पणी के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व गढ़वाल लोकसभा के प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी का बयान भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस हताशा और निराशा में है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी करके उत्तराखंड के लोगों का अपमान कर रही है। इस बयान से उत्तराखंड खासतौर से गढ़वाल के लोगों का जो अपमान किया गया है उससे सभी लोग आहत है। राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अपने इस बयान के लिए सार्वजनिक तौर से माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को भी अपने ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। नेताओं को एक आदत सी पड़ गई है गाली गलौज करना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, गढ़वाल के लोगों पर थूकने की बात करना, उत्तराखंडित पर थूकने की बात करना। सार्वजनिक मंचों से करण मेहरा जी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका बयान सार्वजनिक मंच से जो उनके पौड़ी लोकसभा का चुनाव लड़े हुए मनीष खंडूरी जी का बयान ये दर्शाता है कि वो लोग उत्तराखंडित को और गढ़वाल के लोगों की वो बेइज्जती करना चाहते हैं, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं और सार्वजनिक मंचों से पहुंचा रहे हैं। इसे उत्तराखंड राज्य की जनता और गढ़वाल की जनता कभी माफ नहीं करने वाली। अगली खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल हाईकोर्ट ने सभी जिलाधिकारी और डीएफओ को आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्गों, राजस्व की भूमि और वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने से पहले और अतिक्रमण हटाने के बाद की फोटोग्राफी सहित रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से 4 हफ्ते के भीतर कोर्ट में पेश की जाए, जिसको लेकर नैनीताल की जिला अधिकारी वंदना सिंह ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नैनीताल जिला अधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश मिलने के बाद जिला प्रशासन और डीएफओ ने एक संयुक्त टीम बनाकर उन सभी जगहों को चिन्हित किया जाएगा जो आगे भी निरंतर जारी रहेगा। वहीं पदमपुरी में वन विभाग की भूमि पर हुए अतिक्रमण पर नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि पदमपुरी में अतिक्रमण हुए वन भूमि पर से अतिक्रमण हटाने को लेकर जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसको हम लोग जो भी माननीय न्यायालय के निर्देश हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए हैं अतिक्रमण हटाने के संबंध में, उसके विषय में हम लोग सभी जगह सर्वे करा रहे हैं। स्टेट हाईवेज और एनएच इत्यादि का वन विभाग और राजस्व विभाग एवं जो रोड एजेंसीज हैं उनकी टीम के साथ जो भी अतिक्रमण इसमें स्थायी या अस्थायी प्रकृति के चिन्हित होंगे उन पर कार्रवाई करी जाएगी, उनको हटवाया जाएगा। पूर्व से भी अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है वो जनपद में गतिमान है। विभिन्न विभागों की सार्वजनिक संपत्तियों से अतिक्रमण लगातार हटवाया जा रहा है। इसमें ये अभियान आगे भी लगातार चलता रहेगा। वो संबंधित विभागों के माध्यम से सब पर कार्रवाई की जाएगी और इसको हम लोग जो भी अब खबर देहरादून से है, जहां इंटीग्रेटेड टाउनशिप का मुद्दा उत्तराखंड की राजनीति को गरमाने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी से लेकर किसान यूनियन राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री ने टाउनशिप के नाम पर राजनीति न करने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि स्टेक होल्डर, किसान और क्षेत्र के लोगों से सलाह मशवरा करके ही प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। दरअसल डोईवाला में इंटीग्रेटेड टाउनशिप की चर्चा अब पूरे प्रदेश भर में चल रही है,
जिससे विपक्षी पार्टी इसे बीजेपी सरकार का किसानों पर अत्याचार करने का आरोप लगा रही है, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता और राजनीतिक पार्टियों को अभी प्रस्ताव न होने का आश्वासन दिया है। देखिए, उस पर हमने पहले ही कह दिया है कि चूंकि एरो सिटी जैसा अभी कोई प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार की तरफ से नहीं गया हुआ है, इसलिए अनावश्यक रूप से कुछ लोग वहां पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। मेरा सबसे किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब तक किसानों की सहमति नहीं होगी तो कोई भी प्रस्ताव आगे नहीं जाएगा। यदि किसान सहमत होंगे, उस क्षेत्र के लोग सहमत होंगे, जो स्टेक होल्डर है, जो उससे प्रभावित होने वाले हैं, उनकी सहमति के बिना हम कुछ नहीं करने वाले। कांग्रेस प्रदेश अब खबर हल्द्वानी से है, जहां इन दिनों नगर निगम लंबित कार्यों को शीघ्र निपटाने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला खुद वार्डों में जाकर लंबित कार्यों का जायजा ले रहे हैं। दरअसल रोजाना मेयर साहब निगम अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं और वहीं जनता दरबार लगाकर समस्याओं को सुनकर तुरंत निस्तारण भी कर रहे हैं। दरबार में आजकल आम जनता, व्यापारियों के साथ पार्षदों का भी जमावड़ा लग रहा है, जो रोजाना अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए निगम के चक्कर काट रहे हैं। मेयर साहब का कहना है कि लंबित कार्यों में स्ट्रीट लाइट की समस्या सबसे बड़ी है और इस कार्य में तेजी लाई जा रही है। कार्यदायी संस्था को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर समय से पूरा काम नहीं किया गया तो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। वहीं अभी से निकाय चुनाव नजदीक आने का साइड इफेक्ट कहे या फिर जनता के लिए समर्पित, इस पर बहाने लंबित कार्यों ने गति पकड़ ली है। वहीं निगम की ओर से रानीबाग चित्रशिला घाट पर बन रहा विद्युत शवदाह गृह महीने भर में बनकर तैयार हो जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में लोग यहां मृतकों की अंत्येष्टि कर सकते हैं। 2 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि से बन रहा ये शवदाह गृह केंद्र तमाम अटकलों के बाद आखिरकार अब पूरा होने जा रहा है। नगर निगम क्षेत्रांतर्गत लगभग सभी कार्यों को नगर निगम करता है और उसकी समीक्षा भी समय समय पर करता है। चूंकि जनहित से जुड़े हुए मसले हैं, जनहित से जुड़ी हुई विषय समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण नगर निगम अपने स्तर से करता है। जो निगम स्तर से नहीं होती, उस स्तरों पर हम प्रशासन और शासन स्तर से उन कामों को कराते हैं। और लगभग सभी कार्य, चाहे वो पेयजल पुनर्गठन के हों, चाहे सीवरेज के हों, चाहे आपके पार्क्स के हों, चाहे विद्युत हो, स्ट्रीट लाइट हो, सभी अपने अपने तरीके से गतिमान है। मॉनसून का सीजन चल रहा है तो वर्तमान में हम लोग प्री मॉनसून में भी हम लोगों ने तैयारी की थी और वर्तमान में मॉनसून में भी लगभग 100 आदमी इन नदी नाली और जो भी आपकी अतिवृष्टि के कारण गधेरे वगैरह आते हैं, नाले आते हैं, उनको भी देख रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल में हुई फूट के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है। सालों से यूकेडी को मजबूत करने और जनता की पर सड़कों पर संघर्ष करने वाले यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व भाजपा और कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहा है। इसके कारण यूकेडी में टूट हुई है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने साफ किया है कि देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय में जो बवाल हुआ वो भी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की नाकामी के कारण हुआ है। उसकी तरफ जनता जब आंखें देख रही है, आंखें गड़ा के देख रही है कि ये कुछ करेंगे, और हम कर क्या रहे हैं, हम अपने एक छोटे से कार्यालय पे कब्जा करने के लिए 2 गुट आपस में लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। मैं बड़ा शोभ होता है कि क्या हमने इस दल को कहां पहुंचा दिया है। ये दल वो दल है जिसने उत्तराखंड के राज्य के गठन के लिए आगे बढ़कर लड़ाई करी है, कुर्बानियां दी है, अपने हाथ पैर हमारे नेताओं ने तुड़वाए हैं, सारे प्रदेश को एक साथ करके ये प्रदेश बनाया है। उसके कारण एक हमारी जनता में बड़ा रोष व्याप्त है
और उनका झुकाव कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ हो रहा था। लेकिन देखिए परिस्थिति ऐसी बनती जा रही है, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है हमारी जनता को कि ये भाजपा, राष्ट्रीय दलों, भाजपा और कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा हार्दिक धन्यवाद करता हूं आप यहाँ आए और हमारे विचारों को हमने कोटद्वार क्षेत्र की खो नदी में लाल पुल के पास पैर फिसलने से एक युवक की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के नवीबाबाद से 4 युवक कोटद्वार की खो नदी में नहाने आए थे, जिसमें से लवी की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि जिस युवक की मौत हुई है वे बिजनौर जिले का रहने वाला है। दरअसल नदी तेज बहाव में बह रही थी, तभी युवक का नदी में पैर फिसल गया, जिससे युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक युवक नदी में डूब गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद से मौके पर एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कई घंटों तलाश के बाद से युवक की तलाश की जा सकी, लेकिन जब तक युवक को नदी से निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद बॉडी को बेस हॉस्पिटल कोटद्वार भेज दिया गया, जहां बॉडी का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल बॉडी को भेज दिया गया है। इसमें आज हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना आई थी लगभग 3 बजे करीब कि एक युवक जो खो नदी में नहा रहे थे लाल पुल के पास, वो डूब गए हैं। तो जब पुलिस मौके पे पहुंची और एसडीआरएफ भी मौके पे पहुंची तो उन्हें उनकी बॉडी को रिकवर किया है और फिलहाल एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेजा है। युवक जो अभी तक जांच में आया है वो युवक नजीबाबाद से आए थे, चारों के चारों युवक। नमस्कार।